ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, जो हम पहले KCL KVL में भी यूज़ करते रहे हैं। ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है। व्हाट्स ओम लॉ? So it states that the voltage across a resistor is directly proportional to the current in the resistor. तो इस फॉर्मूले के थ्रू आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और पिछले लेक्चर्स भी इसमें कवर हो जाएंगे जो हमने सीरीज़ और पैरेलल वाले किए हैं। तो पहली एग्जांपल जो आई है, a heater with a resistance of 8 ohm is connected across the 220 volt power line. How much is the current I flowing through the heater coil? जैसे हम KCL और KVL के अंदर करंट निकालते थे, I इज़ इक्वल टू V ओवर R। सो सेम फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ओम लॉ वाला, V इज़ इक्वल टू आई आर वाला। तो इधर इन लोगों ने हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है कि हीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो है 8 ओम की, और जो पावर सप्लाई आ रही है वो है 220 वोल्ट की। तो हमें करंट मालूम करना है, तो V इज़ इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से जब हम करंट निकालना है तो I इज़ इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास है 8 ओम। सो हमारे पास जो करंट रिक्वायर्ड है वो आएगा 27.5 एम्पेयर। एग्जाम्पल 2, a small light bulb with a resistance of 2400 ohm is connected across the same 220 volt power line. How much is the current I through the bulb filament? इसमें भी सेम हम लोगों ने करंट मालूम करना है। I इज इक्वल टू V ओवर R। रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन जो है वो वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो हमें दी गई है वो है 2400। सो I इज इक्वल टू V ओवर R फॉर्मूले से हम लोगों की रिक्वायर्ड करंट निकलेगा 90 मिली एम्पेयर। अब मिली एम्पेयर क्यों, वैसे तो 0.09 एम्पेयर निकला था, हम लोगों ने मिली एम्पेयर में कन्वर्ट किया तो 90 मिली एम्पेयर रिक्वायर्ड करंट। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेज के बारे में। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं उसके अंदर या वोल्टेज दिया होता है या करंट सोर्स दिया हुआ होता है, तो ये किस टाइप्स की होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी सोर्सेज आप लोगों को सर्किट्स के अंदर नज़र आएंगी। इसमें होती हैं AC और DC करंट। AC और DC करंट की डेफिनेशन अभी हम आगे पढ़ते हैं। और दूसरी टाइप की होती है वोल्टेज सोर्स दी हुई होगी। अब ये नीचे एक डायग्राम है AC करंट की और DC करंट की, और ये रही इनकी मेन डेफिनेशन। मेन डेफिनेशन क्या होती है AC करंट की? इन डायरेक्ट करंट द इलेक्ट्रिक चार्ज करंट ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक चार्ज इन अल्टरनेटिव AC करंट ऑन द अदर हैंड चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। यानी DC करंट जो हमारा होता है वो अपनी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो उसमें होते हैं वो डायरेक्शन चेंज नहीं करते, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करता है। जबकि जो AC करंट होता है वो पीरियोडिकली डायरेक्शन अपनी चेंज करता रहता है। तो ये मेन डिफरेंस है AC और DC करंट में। बाकी आपको ये सिंपल चीज़ तो पता होगी कि हमारे घर में कुछ अप्लायंसेस होती हैं जो AC पे चल रही होती हैं, यानी वापडा पे हमारे, और जो DC करंट होता है डायरेक्ट करंट वो हमारे जो बैटरीज हो गई और दूसरे सोर्सेज बैटरी की तरह हो गए, ड्राई सेल्स हो गए, वो हमारे DC सोर्सेज हो गए। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? अ सोर्स इन विच टर्मिनल वोल्टेज रिमेन सेम independent of the amount of current drawn is called a ideal voltage source। अब आइडियल सिचुएशन क्या होती है? आइडियल सिचुएशन होती है कि उधर कोई लॉस ना हो, ज़ीरो लॉस। अब आइडियल करंट वोल्टेज सोर्स भी क्या होगा कि हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है 1.5 वोल्ट का, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है अक्रॉस द सर्किट हमारे पास इधर वोल्टेज कितना आ रहा है? 1.5 वोल्ट ही आ रहा है। तो ये हमारा एक किस्म का आइडियल है, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन में ही हो सकता है, वरना वायर लॉस हो गया और लॉसेज हो गए, बहुत सारे लॉसेज हो गए। हमारा अगर 1.5 वोल्ट हमारा सोर्स है तो हमारी रेजिस्टेंस के बाद 1.5 वोल्ट नहीं, उससे थोड़ा लॉसेज उसमें से माइनस होके और उससे कम करंट ही पहुंचता है। लेकिन इधर हम बात कर रहे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होगा जिसमें सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपको रिसीव हो रहा होगा आपकी रेजिस्टेंस पर। सिंपल रिप्रेजेंटिंग ऑफ DC वोल्टेज
अब एक डीसी वोल्टेज को हम इस सिंबल से, यानी आपको जब भी ये सिंबल नज़र आएगा सर्किट में तो आपको पता होगा कि ये डीसी वोल्टेज सोर्स इस जगह पर लगा हुआ है। आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? आइडियल करंट सोर्स भी सेम होता है। A source which give constant current independent of the terminal voltage is called the independent current source। अब independent कहने या आइडियल कहने, इधर भी ये देख लें क्या कितना था 100 मिली एम्पेयर, और आपको रिसीव भी कितना हुआ 100 मिली एम्पेयर। तो ये भी आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह आइडियल करंट सोर्स है हमारा। अब आपको पता किसका लगेगा कि सर्किट के अंदर कौन सा आइडियल सोर्स लगा हुआ है, कौन सा वोल्टेज सोर्स सिर्फ लगा हुआ है। तो ये चार इनके सिंपल्स हैं। अगर ये वाला लगा हुआ तो ये सिंपल वोल्टेज आपका सोर्स लगा हुआ है। और जब ये स्क्वायर में इस तरह आपका लगा हुआ है तो इसका मतलब कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। कंट्रोल का क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसे वोल्टेज दे रहे हो। एक तो होता है ना कि हम लोग एक वोल्टेज सोर्स दे दें 220, आगे हमारी डिवाइस को उससे कम का वोल्टेज चाहिए तो हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वो रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्ट करती है करंट को, और जितना रिक्वायर्ड होता है सिर्फ उतना पास होता है। लेकिन कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, हम उतना ही वोल्टेज देंगे जितना रिक्वायर्ड है आगे। सेम इसी तरह करंट सोर्स में भी है, ये सिंपल करंट सोर्स का होगा और ये कंट्रोल्ड करंट सोर्स का होगा। तो आपके पास सर्किट में जो भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के सिंबल आएंगे तो आपको पता होगा कि ये वोल्टेज सोर्स सिंपल वोल्टेज सोर्स है या आइडियल और कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, या फिर करंट सोर्स है सिंपल, या फिर कंट्रोल करंट सोर्स है। अब इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। Figure shows a battery of 10 volt has been applied across a resistor of 3K. So by Ohm's law the current flowing through it can be given as, सेम जो हमने ऊपर न्यूमेरिकल किया था, इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी हमारे पास 10 है, रेजिस्टेंस 3 है, सो मिली एम्पेयर में हमारा करंट आएगा 3.33। कैलकुलेट द करंट आई थ्रू द सर्किट। अब ये वाला सर्किट देख के आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, लेक्चर 2 में और 3 में भी उसकी थोड़ी एक्सरसाइज की थी हमने सीरीज़ की। अब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या लगी हुई हैं, सीरीज़ में लगी हुई हैं। हम लोगों ने क्या निकालना है, इधर क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट द करंट आई, हमने आई निकालना है, यानी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब इसमें सबसे पहले तो जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस दी हुई हो तो हमने देखना है वो सीरीज़ में है पैरेलल में। पहले तो आपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इधर हम लोगों के पास 2 रेजिस्टेंस दी हुई हैं तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी सीरीज़ के अंदर कोई 2 रेजिस्टेंस लगी होती थी तो हम उन्हें क्या करते थे, सिंपल ऐड कर देते थे। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 किलो ओम, और ये हमारे पास सिंपल सर्किट आ गया 5 के। अब हमारे पास वोल्टेज वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास रेजिस्टेंस वैल्यू भी आ गई है। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 5K। सो आंसर विल बी 2 मिली एम्पेयर। कैलकुलेट द करंट आई थ्रू द सर्किट। अब एक और सर्किट है, इसमें 2 की बजाय हम लोगों ने 3 रेजिस्टेंस लिए। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, हम लोगों ने ये देखना है फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब वी ओवर आर वोल्टेज हमारे पास है, आर रेजिस्टेंस भी है, लेकिन रेजिस्टेंस 1 से ज़्यादा है, 3 रेजिस्टेंस दी हुई है। तो हम लोगों को पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग चेक करेंगे ये सीरीज़ में लगी हुई है या पैरेलल में लगी हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में लगी हुई हैं। अब ये सीरीज़ में आपको कैसा मालूम होगा, सीरीज़ की क्या डेफिनेशन थी कि अगर कोई भी वन एंड of a resistor connecting to the another end of second और third resistance तो वो सीरीज़ में लगी हुई होती हैं। अब ये वाली रेजिस्टेंस इसके साथ कंबाइन है और ये वाली रेजिस्टेंस थर्ड रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन है। तो जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगी होती है तो हम उन्हें क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं। तो 25 + 10 35 + 5 40। तो जब हम सिंपल सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी टोटल 40 ओम। अब हम लोग इसके ऊपर फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं।
आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वोल्टेज हमारे पास कितने हैं 40 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास टोटल वो भी 40 थी, तो हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड करंट कितना आया है 1 एम्पेयर। थर्ड एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने फाइंड करना है रेजिस्टेंस आई। सो फॉर्मूला क्या है वी इज इक्वल टू आई आर, और जब आर हमने फाइंड करना तो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, यानी हम लोगों को वोल्टेज और रिक्वायर्ड करंट चाहिए। अब इस जगह पर वोल्टेज भी हम लोगों के पास गिवन है और करंट भी 5 मिली एम्पेयर गिवन है, तो हम लोग सिंपल फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 मिली एम्पेयर, आंसर इज 2 किलो ओम। फाइंड वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर। आई होनी चाहिए हमारे पास वैल्यू और आर। अब आई की वैल्यू दी हुई है लेकिन आर 2 है, तो रेजिस्टेंस 2 है, तो पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है। सो 5 + 10 के इज इक्वल टू 15 के। सिंपल सर्किट में हमारे पास अब क्या आ गया है, रेजिस्टेंस 15 के आ गई है और आई हमारे पास 2 मिली एम्पेयर आ गया, तो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। सो 2 × 15, आंसर विल बी 30 वोल्ट। अब आपने देखा इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोगों ने जो सीरीज़ और पैरेलल किया था वो भी इंक्लूड हो गया है, इसके अंदर जो ओम्स लॉ किया था वो भी इंक्लूड हो गया है, इसके अंदर जो हमने केवीएल में जैसे करंट फाइंड किया था सेम ओम्स लॉ के थ्रू वो भी इन न्यूमेरिकल्स में तमाम कवर हो गया है। अब नेक्स्ट है वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर। इसको हम एज आ पार्ट 2 में सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाती है, तो फिर आप लोग आसानी नहीं होती काफ़ी स्टूडेंट्स को वो डाउनलोड करके और फिर उसको दोबारा देखने के लिए, तो इसलिए हम लोग आज के लेक्चर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो कवर किया वो एग्जांपल्स की हैं ओम्स लॉ की और सीरीज़ और पैरेलल की, और अब पार्ट 2 में हम लोग वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर पढ़ेंगे।